देखिए, जो मनोविज्ञान है, जो हम लोगों को पढ़ना है, इसके बारे में हम आपको कल भी बताए थे, आज एक बार पुनः बता देते हैं जिससे आरंभ हो जाए कि जो साइकोलॉजी मनोविज्ञान शब्द है, यह प्रारंभ में किसका हिस्सा था? दर्शन शास्त्र का। धीरे धीरे इस पे जब रिसर्च होने लगा, इन्वॉल्वमेंट्स हुई, लोगों के विचार आने लगे, तो ये अलग एज ए साइंस ये क्या हुआ? डेवलप हो गया है। ऐसे किसके विचार थे? अरस्तु के। दर्शन शास्त्र में किसका अध्ययन करते हैं? दर्शन शास्त्र में मुख्य रूप से हम उन चीज़ों का जो हमारी ज्ञानेंद्रियों से परे हो। जैसे ज्ञानेंद्रियाँ कौन कौन सी हैं? हमारे पास 5 हैं। हाँ, नाक, कान, त्वचा, जिह्वा और आँख। ये वो ज्ञानेंद्रियाँ हैं जिन्हें हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, यानी इनके द्वारा सूचनाएं, इन ज्ञानेंद्रियों के द्वारा सूचनाएं हमारे मस्तिष्क को प्राप्त होती है। इनसे प्राप्त ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। कौन सा ज्ञान कहते हैं? प्रत्यक्ष ज्ञान। और ये प्रत्यक्ष ज्ञान ही प्रत्यक्ष वस्तु होती है। और मनोविज्ञान में इस प्रत्यक्ष वस्तु को ही क्या कहा जाता है? मूर्त। मूर्त क्या कहते हैं? मूर्त। तो ऐसी वस्तुएं जिनका अध्ययन हम अपने ज्ञानेंद्रियों से कर सकते हो, उन्हें छू सकते हो, उन्हें सूंघ सकते हो, उन सभी को हम क्या बोलेंगे? मूर्त। और इसके अतिरिक्त जिन्हें हम इन ज्ञानेंद्रियों द्वारा अर्जित नहीं कर सकते, उन्हें क्या बोलते हैं? अमूर्त कहते हैं। दर्शन शास्त्र अध्ययन ज़्यादातर किन विषयों पर करता है? अमूर्त विषय। जैसे आत्मा क्या है, मन क्या है, ईश्वर क्या है, इन सभी का अध्ययन किसके अंतर्गत आता है? दर्शन शास्त्र के हिस्से में आता है। सो एक ज्ञानेंद्रिय ज्ञान है और एक आपका ज्ञानेंद्रियों से परे ज्ञान है। इस ज्ञान का अध्ययन, अमूर्त विषयों का अध्ययन ज़्यादातर किस में किया जाता था? दर्शन शास्त्र में। लेकिन लोगों की जिज्ञासा के अनुसार जैसे जैसे व्यक्तियों को, वस्तुओं को और घटनाओं को हम विश्लेषण करना शुरू किए, समझना शुरू किए, हमने एक अलग से डिपार्टमेंट बना लिया जो प्रत्यक्ष ज्ञान पर आधारित होगा। और प्रत्यक्ष ज्ञान पर आधारित ज्ञान के लिए एक टर्म यूज़ किया जाता है जिसका नाम है विज्ञान। इसे साइंस कहते हैं। इन सब के अलावा विज्ञान में एक महत्वपूर्ण स्टेप होता है जिसका नाम है प्रयोग, एक्सपेरिमेंट। साइंस में कोई भी चीज़ तब तक सत्य नहीं मानी जाती है जब तक हम उसका प्रायोगिक प्रदर्शन ना कर सकें। सो प्रत्यक्ष ज्ञान है, ठीक है, प्रत्यक्ष वस्तु है, वो भी ठीक है, आप अपने विचार भी रख रहे हो, वो भी ठीक है। लेकिन जब तक हम प्रयोगों द्वारा अपनी ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करके उस वस्तु को सेटिस्फाई नहीं कर लेते कि हाँ अमुक चीज़ यही है, तब तक उसे विज्ञान की कैटेगरी में नहीं लाया जाता। अब जब प्रयोग करना शुरू करेंगे तो बात वही है, प्रयोग हमेशा किस पर होगा? मूर्त वस्तुओं पर होगा। अगर हम मान लें कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, तो सबसे बड़ी चुनौती इसमें यही है कि आत्मा क्या चीज़ है, आत्मा का रंग कैसा होता है, रूप कैसा होता है, क्या आत्मा को हम इन ज्ञानेंद्रियों द्वारा स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं? जिसका उत्तर है नहीं। यानी आत्मा मूर्त वस्तु नहीं, आत्मा अमूर्त होती है। इसलिए हम आत्मा का प्रायोगिक प्रदर्शन नहीं कर सकते। फिर जब आत्मा का हम प्रायोगिक अध्ययन नहीं कर सकते तो उसका अध्ययन विज्ञान की श्रेणी में नहीं आएगा। इसलिए जो मनोविज्ञान शब्द लिखा हुआ है ये आत्मा की विज्ञान की श्रेणी से बाहर हो जाता है। मन और ईश्वर इसकी श्रेणी का हिस्सा नहीं है, क्योंकि ये सब के सब कैसे विषय हैं? अमूर्त विषय है, और अमूर्त विषयों का अध्ययन हम यहाँ नहीं कर पाएंगे। तो टेक्निकली पहली बार मनोविज्ञान का जो प्रायोगिक प्रदर्शन और अध्ययन करने वाला व्यक्ति था उसका नाम था विलियम वुंट। क्या नाम था? विलियम वुंट। और ये कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के। और जर्मनी में एक विश्वविद्यालय है जिसका वर्तमान में नाम कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय है। ये वहाँ के प्रोफेसर थे। विलियम वुंट ने जर्मनी के लिपजिंग नगर में पहली प्रयोगशाला स्थापित की थी। एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है कि मनोविज्ञान की प्रायोगिक प्रयोगशाला सबसे पहले कहाँ पर स्थापित की गई, तो उसका उत्तर होगा जर्मनी के लिपजिंग शहर में। और किसने किया था? विलियम वुंट ने। ये जो विलियम वुंट नाम के व्यक्ति है
यानी आप इन्हें मनोवैज्ञानिक कह सकते हो। वैसे इनका योगदान कई क्षेत्रों में रहा है। तो इनका विचार था कि हम अगर कोई एक्सपेरिमेंटल व्यू लाते हैं तो वो मूर्त वस्तुओं के लिए होगा। मानव में कुछ अगर मूर्त है जिसे हम अध्ययन कर सकते हैं तो वो उसका व्यवहार है। मानव का अगर कुछ भी मूर्त है जिसे हम अध्ययन करना चाहें टेक्निकली, तो वो क्या है? उसका व्यवहार। प्रत्येक परिस्थितियों में मानव व्यवहार कैसा करता है, इसी का हमें क्या करना है? अध्ययन। इसके लिए एक्सपेरिमेंटली ये सेटअप किया गया था लैब कि किस परिस्थिति में मानव शरीर का व्यवहार कैसा होता है, मनुष्य कैसे व्यवहार करता है। जैसे उदाहरण के लिए एक बंदर होता है, काले बंदर होते हैं जिन्हें आप वो बड़े बड़े इतने बड़े बड़े होते हैं ना, बड़ी बड़ी पूँछ वाले हाँ, चिंपैंजी नहीं, लंगूर ही बोलो तो अच्छा रहेगा। ये बंदर जो होते हैं ये बोल नहीं पाते हैं, इनके पास कोई लैंग्वेज नहीं होती है, ये सिग्नल्स देते हैं। इस पे भी एक्सपेरिमेंट किया गया। तो जब कभी इनको खतरा महसूस होता है इन बंदरों को, तो एक बंदर धीरे से क्या करता है, अपनी जो दांत है ना, दांत को ऐसे कटकटाने लगता है। उसके बाद जितने बंदर आसपास रहते हैं सब उसकी आवाज़ सुन के दांत कटकटाते हैं। अर्थात वो बहुत दूर तक ऐसे ही दांत को कटकटा करके या सिग्नल भेज देते हैं कि यहाँ कुछ खतरा है। तो वो अपने आप से कम्युनिकेट कर लेते हैं एक दूसरे से। बट वो कम्युनिकेट करने के लिए क्या कर रहे हैं? एक तरीका का बिहेवियर ही तो शो कर रहे हैं कि जब उनके सामने एक ऐसी परिस्थिति है, कोई खतरनाक सिचुएशन, जैसे कोई शेर आ गया या कोई सांप आ गया, जब उनको उससे खतरा महसूस हुआ तो उस परिस्थिति में उन्होंने कैसा व्यवहार किया? अपने दांतों को कटकटाहट की आवाज़ निकालने लगे दांतों के द्वारा। तो ये उस पशु का क्या है? व्यवहार है। तो उस परिस्थिति में वो पशु वैसा ही व्यवहार करता है। सो ये प्रैक्टिकली हम देख सकते हैं और विभिन्न परिस्थितियों में हम उनके व्यवहारों का अध्ययन भी कर सकते हैं। इसलिए मनोविज्ञान वर्तमान में किसका विज्ञान है? व्यवहार का विज्ञान है। और इसी को हमें स्पष्ट रूप से समझना है। एक एक करके मैं और कुछ बातें बताता हूँ। जी, व्यवहार मूर्त में आएगा, जो बिहेवियर है वो मूर्त में आएगा, क्योंकि हम इसे देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आप हंस रहे हैं, ये मूर्त है कि अमूर्त है? ये मूर्त है, इसे हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो ये जो ज्ञानेंद्रियों द्वारा स्पष्ट हो जाए वो मूर्त है, और जिनके लिए ज्ञानेंद्रियों के उपयोग के बाहर चले जाए वो सब क्या है? अमूर्त विषय। जैसे उदाहरण के लिए आप क्या कहते हो, क्लासरूम में टीचर बच्चों को ज़्यादा मूर्ख बनाते हैं, खासकर गणित वाले। कहते हैं मान लो आपके पास 10 रसगुल्ले हैं, एक को खड़ा किया आपने और कहा बेटा आपके पास 10 रसगुल्ले हैं। मान लो आपके पास 10 रसगुल्ले हैं, इन 10 रसगुल्लों में से आपने बगल वाले को 3 रसगुल्ले दे दिए, तो बताओ आपके पास अब कितने रसगुल्ले बचे? तो क्या उस बालक के हाथ में रसगुल्ला आपने दिया था? वो सिर्फ उसके मस्तिष्क में उपज है। अगर कहीं पहले उसने रसगुल्ला देखा होगा तो कल्पना कर लेगा कि हाँ रसगुल्ला ऐसा होता है, ये एक मिठाई है। अगर कोई ऐसा लड़का जिसने जीवन में रसगुल्ला नहीं देखा है, जब उसके सामने आप ऐसा प्रश्न करेंगे तो ये बोलेगा सर जी रसगुल्ला क्या होता है? क्यों? क्योंकि वो अमूर्त है, उसके सामने वो प्रस्तुत नहीं है। जी मिल जाएगा अभी, लेकिन पहले आप बोर्ड पे ध्यान दीजिए, इसको और पढ़ते थोड़ा सा। नेक्स्ट इसके बाद मैंने आपको बता दिया था, स्क्रीन पर ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे, मनोविज्ञान का एक बैकग्राउंड में हमने थोड़ा सा बता दिया कि किस तरीके से मनोविज्ञान यहाँ तक आया हुआ है। अब थोड़ा उसका इंट्रोडक्शन यहाँ से देखते हैं, जो आपके पास प्रिंट आउट है उस पर चर्चा कर चुके हैं, फिर अगेन देख लेते हैं। बाल मनोविज्ञान बालक के शारीरिक तथा मानसिक विकास का अध्ययन करता है। बाल विकास का जो क्षेत्र है वो बाल मनोविज्ञान से क्या है? अधिक विस्तृत है। ये एग्जाम में स्टेटमेंट आएगा तो इसे आप सत्य मानेंगे। नेक्स्ट है मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। ये विचार किसका है? ये विचार स्किनर का है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा। क्या है स्टेटमेंट? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। ये विचार किसका है? स्किनर, BF स्किनर इसका पूरा नाम लिखते हैं। मनोविज्ञान की कितनी शाखाएं हैं? पहली शाखा का नाम सामान्य मनोविज्ञान, दूसरा असामान्य और तीसरा तुलनात्मक मनोविज्ञान है।
इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में क्या आएगा? जो औद्योगिक मनोविज्ञान होता है इसके अंतर्गत उद्योग के बारे में अध्ययन करा जाता है, इंटरप्रेन्योर्स तैयार किए जाते हैं। जैसे अभी मेक इन इंडिया चल रहा है प्रोग्राम, तो मेक इन इंडिया के अंतर्गत लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है कि आप भी इंडस्ट्री लगाइए, सरकार आपको पैसे देगी, स्किल इंडिया आपको ट्रेनिंग भी दे रही है। जो सरकार स्किल इंडिया और ये सब प्रोसेस जो चला रही है, ये एक तरीके का साइकोलॉजिकल क्या है, चेंज है, मनोवैज्ञानिक परिवर्तन है जो लोगों के दिमाग में परिवर्तित कर रहा है कि हाँ हम भी ऐसा कर सकते हैं, इसमें सरकार हमारा सहयोग करेगी। जो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में यही सब सिखाया जाता है, कैसे एंटरप्रेन्योरशिप की जाती है। बाल मनोविज्ञान हमें पढ़ना ही है, 0 से लेकर के किशोरावस्था तक का संपूर्ण अध्ययन इसके अंतर्गत आएगा। और विस्तृत अध्ययन करना है गर्भावस्था से कहाँ तक, किशोरावस्था तक। प्रौढ़ मनोविज्ञान पढ़ना है और इसके बाद जो आपका एक टर्म देखिए, ये कल भी बताए थे, आज एक बार पूरा बता दे रहे हैं। साइकोलॉजी शब्द स्पेशली किन 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है? साइकी और लोगस। साइकी और लोगस दोनों किस भाषा के शब्द हैं? यूनानी या ग्रीक भाषा के शब्द हैं, या ग्रीस भी कहते हैं, और इससे मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है आत्मा का। तो साइकोलॉजी शब्द साइकी और लोगस से मिलकर बना है, इसका अर्थ होता है आत्मा का विज्ञान। दैट्स इट। और जो साइकोलॉजी शब्द है ये किस भाषा का है? ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। साइकोलॉजी शब्द अंग्रेजी भाषा का है। अंग्रेजी भी हिंदी की तरह पंचमेल खिचड़ी है, इसका भी जन्म कई भाषाओं के मेल से ही हुआ है। इसलिए साइकोलॉजी जो शब्द है वो इंग्लिश है, बट कई भाषाओं से मिलकर बना हुआ है। नेक्स्ट, इसके बाद अगला पॉइंट देखिए। अरस्तु के अनुसार मनोविज्ञान प्रारंभ में किसका अंग था? दर्शन शास्त्र का। बाद में यह अपनी अलग पहचान बनाने में सफल हुआ। ये स्टेटमेंट या ये विचार किसके हैं? अरस्तु के। तो मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र का अंग था, ऐसा मानना किस व्यक्ति का है? अरस्तु का है। नेक्स्ट, जो साइकोलॉजी शब्द है, इस साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? 1590 एडी में सबसे पहले रुडोल्फ गाइकले ने साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। और ये जो साइकोलॉजी शब्द है इसका अर्थ क्या होता है? आत्मा का विज्ञान। और ये साइकी और लोगस 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। इसके बाद साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग तो रुडोल्फ गाइकले ने किया, लेकिन इसका अध्ययन ये नहीं किया था विस्तृत रूप से। ज़्यादा वर्णन इसका किसने किया था? इसका विस्तृत अध्ययन MF लांचे ने अपनी पुस्तक भौतिकवाद का इतिहास में इसका विस्तृत वर्णन किया है कि साइकोलॉजी का क्या मतलब होता है। एग्जाम में पुस्तक का नाम और राइटर का नाम भी पूछता है। तो भौतिकवाद का इतिहास नामक पुस्तक किसकी रचना है? लांचे की, अर्थात MF लांचे। नेक्स्ट देखते हैं अगला पेज। देखो, यहाँ मनोविज्ञान से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। मनोविज्ञान संबंधित परिभाषाएं, इसमें से मनोविज्ञान क्या है ऐसा हमने अभी आपको बताया। ये हम लोग अपना एक बैकग्राउंड में थोड़ा सा सीख गए, लेकिन एग्ज़ाम में जो आता है ना वो स्टेटमेंट किसी मनोवैज्ञानिक के अनुसार ही आता है। मैंने यहाँ छोटे छोटे स्टेटमेंट लिख रखे हैं। जैसे वाटसन के क्या विचार थे? वाटसन के विचार बहुत लंबे थे, लेकिन मैंने उसको शॉर्ट में लिखा है। उनमें से सिर्फ कंक्लूजन अर्थात निष्कर्ष कि अगर एग्जाम में आता है तो ऐसे ही आप पहचानेंगे इसको। कैसे? वाटसन का क्या विचार था कि मनोविज्ञान व्यवहार का एक निश्चित विज्ञान है। मनोविज्ञान किसका विज्ञान है? व्यवहार का। ऐसा किसका मानना था? जे.बी. वाटसन। क्या नाम है इसका? जे.बी. वाटसन। इसका मानना था कि जो मनोविज्ञान है वो किसका विज्ञान है जी? व्यवहार का विज्ञान है। व्यवहार का विज्ञान, ये शब्द किसने प्रयोग किया है? जे.बी. वाटसन ने। तो अगर स्टेटमेंट एग्जाम में आता है और उसमें आपको व्यवहार और विज्ञान दोनों एक साथ दिख जाए तो समझ जाइए वो विचार किसके हैं? जे.बी. वाटसन के। जेम्स वाट का नाम सुने हो आप? जेम्स वाट का नाम आपने सुना होगा। जेम्स वाट ने क्या किया था? भाप इंजन बनाया था ना। और इस वाटसन ने क्या किया है?
ये भी वैज्ञानिक है, लेकिन इसने विज्ञान में किसको बनाया है? व्यवहार को। और इसने किसको बनाया था? इंजन को, भाप इंजन। सो व्यवहार का एक निश्चित विज्ञान है। अगर ये कथन आता है तो कथन किसके अनुसार है भाई? जे.बी. वाटसन के अनुसार है। फिर नेक्स्ट है वुडवर्थ के कुछ विचार हैं। वुडवर्थ का क्या विचार है? व्यक्ति की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन मनोविज्ञान है। देखो वाटसन ने क्या कहा? वाटसन ने कहा कि व्यवहार का ये निश्चित विज्ञान है, यानी जो हम बिहेवियर है उस बिहेवियर को अगर साइंटिफिक तरीके से स्टडी किया जाए तो ये अध्ययन ही एक तरीके का क्या है? मनोविज्ञान है। ऐसा विचार किसका था? जे.बी. वाटसन का। इसमें थोड़ा सा चेंज करके वुडवर्थ ने अपने विचार रखे। क्या बदलाव किया वुडवर्थ ने? देखो आप, वुडवर्थ ने कहा कि व्यक्ति की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन। किसका अध्ययन? क्यों क्रिया शब्द क्यों प्रयोग किया? देखो व्यवहार जो है ना वो प्रेजेंट कैसे होगा, मूर्त कैसे होगा? क्रिया के द्वारा ही ना। जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया कि जब बंदर को खतरा महसूस होता है तो वो अपने दांत लड़ाने लगते हैं, दोनों ऊपर नीचे के दांत ऐसे, तो ये क्रिया ही तो कर रहे हैं, लेकिन वो एक तरीके का क्या है? व्यवहार। तो व्यवहार का प्रदर्शन कैसे होगा? क्रियाओं के द्वारा ही तो होगा, एक्टिविटी के द्वारा। तो इनके इस व्यवहार में परिभाषा में थोड़ा सा इसने सुधार कर दिया। जिन्होंने कहा था सीधा व्यवहार का विज्ञान है, लेकिन इसने कहा नहीं, मानव की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। तो इसमें क्रिया शब्द को ज़्यादा महत्व दिया गया है। किसके लिए? वुडवर्थ के लिए। वुडवर्थ ने किसको ज़्यादा जोर दिया है? क्रियाओं का, ह्यूमन एक्टिविटी को, कि किस सिचुएशन में हम कैसी एक्टिविटी करते हैं, यानी एक मानव कैसा व्यवहार करता है, उसका अध्ययन ही क्या है? मनोविज्ञान है। ऐसा विचार था वुडवर्थ का। जो वाटसन और वुडवर्थ में भेद क्या है भाई? वाटसन सीधे सीधे व्यवहार को समर्थन करते हैं कि व्यवहार का एक निश्चित विज्ञान है, जबकि वुडवर्थ कहते हैं कि ये क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। किसका अध्ययन है? क्रियाओं का। अब क्रियाएं हम सही भी मान सकते हैं, इससे बेटर डेफिनेशन इसको कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो व्यवहार है वो व्यवहार प्रेजेंट कैसे होगा, आप उसको कैसे समझोगे कि ये बिहेवियर ऐसा कर रहा है? बाई एक्टिविटी, जो फिजिकल एक्टिविटी या है उसी से तो हम इसको समझेंगे। तो जो वुडवर्थ की विचार है वो जोर किस पर है? क्रियाओं पर। सो वुडवर्थ का मानना था कि व्यक्ति की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन ही क्या है? मनोविज्ञान है। तो जे.बी. वाटसन का क्या था? व्यवहार का एक निश्चित विज्ञान, जबकि वुडवर्थ का मानना है कि ये क्रियाओं का एक निश्चित विज्ञान है। अगला स्किनर, बहुत फेमस व्यक्ति है। इसके कई कुत्ते बिल्ली वाले विचार भी आगे आएंगे, हम लोग सीखेंगे। स्किनर का क्या मानना था? कि सभी परिस्थितियों में प्राणी की, देखो वुडवर्थ ने कहा कि व्यक्ति की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन, वाटसन ने कहा था सिर्फ व्यवहार का निश्चित विज्ञान। तो वाटसन ने सिर्फ व्यवहार शब्द प्रयोग किया, वुडवर्थ ने व्यवहार हटाकर उसकी जगह क्रिया यानी एक्टिविटी को यूज़ किया, और स्किनर ने इस एक्टिविटी और बिहेवियर दोनों को रिमूव किया, उसके आगे कुछ और जोड़ा, सभी परिस्थिति, यानी हर एक सिचुएशन में कैसा बिहेवियर होगा, और उसमें शब्द प्रयोग कौन सा किया है? प्रक्रिया। यहाँ पर कौन सा शब्द है? क्रिया। वुडवर्थ ने क्या कहा? व्यक्ति की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। इसने कहा व्यक्ति की सभी परिस्थितियों में जो क्रियाएं हैं, क्रिया की जगह क्या प्रयोग किया? प्रक्रिया प्रयोग किया है। का अध्ययन क्या है? मनोविज्ञान। ये जो डिफरेंस है यही आपको हाईलाइट करके रखना है। यही वो डिफरेंस है जो आपको एग्जाम में डिफाइन करवा सकते हैं कि वाटसन ने क्या कहा था, वुडवर्थ ने क्या कहा था। नहीं तो जब पूरा पढ़ने के बाद इतने मनोवैज्ञानिक के विचार हो जाएंगे कि आप समझ नहीं पाओगे कि इसने क्या कहा था। ठीक है, तो स्किनर के लिए आप कौन सा शब्द हाईलाइट कर लीजिए? प्रक्रिया। अगर कहीं आया सभी परिस्थितियों में प्राणी की प्रक्रिया का अध्ययन मनोविज्ञान है, तो वो स्टेटमेंट हो जाएगा बीएफ स्किनर का। अगला विचार किसका है? मॉर्गन का। मॉर्गन ने क्या कहा? मॉर्गन ने कहा पशु व्यवहार तथा मानव व्यवहार का अध्ययन क्या है? मनोविज्ञान। देखो ऊपर की जो 2-3 व्यक्तियों के नाम आपने पढ़े, चाहे वो जे.बी. वाटसन हो, चाहे ये वुडवर्थ हो, चाहे ये बीएफ स्किनर, इन सभी ने फोकस किस पर किया है? प्राणी पर। देखो वाटसन ने भी क्या कहा? व्यवहार का एक निश्चित विज्ञान है, बिहेवियर को इसने लिया। वुडवर्थ ने कहा एक्टिविटी यानी क्रियाओं का एक वैज्ञानिक अध्ययन ही मनोविज्ञान है। स्किनर ने सभी परिस्थितियों में प्राणी की बात की कि सभी परिस्थितियों में प्राणी की प्रक्रिया का अध्ययन क्या है? मनोविज्ञान है। लेकिन इसमें एक चीज़ छूट रहा है इन तीनों में, बिहेवियर। मैंने आपको उदाहरण बंदर का दिया ना,
तो क्या मनुष्य ही केवल ऐसा काम करते हैं? नहीं, बंदर भी तो करते हैं। इसमें पशु शब्द हाईलाइट किसी ने नहीं किया था। मॉर्गन जो है पहला व्यक्ति है जिसने बोला पशु व्यवहार और मानव व्यवहार दोनों को सम्मिलित किया है। तो मॉर्गन एक ऐसा व्यक्ति है जिसने पशु व्यवहार और मानव व्यवहार दोनों को सम्मिलित करके बोला कि मनोविज्ञान वास्तव में पशु व्यवहार तथा मानव व्यवहार का ही एक वैज्ञानिक अध्ययन है। इसी को बोलते हैं साइकोलॉजी। तो जहाँ पर पशु व्यवहार और मानव व्यवहार दोनों एक साथ आ जाए वहाँ समझ जाएंगे किस व्यक्ति का काम है ये। मॉर्गन को आप मुर्गा से भी याद कर सकते हो। अरे मुर्गन स्वामी का नाम नहीं सुना है? मुर्गन स्वामी, अरे मुर्गा काट के चढ़ाते नहीं है तो इसमें मुर्गा आ गया ना, मॉर्गन मीन मुर्गा। जहाँ पशु आ गया वो मुर्गा मान लीजिए पशु को, और ये विचार किसके हैं? मॉर्गन के हैं। तो मॉर्गन ने क्या कहा था? पशु व्यवहार और मानव दोनों के व्यवहारों का जो वैज्ञानिक अध्ययन है वो क्या है? मनोविज्ञान है। अब आगे वुडवर्थ का एक और विचार है, वो भी देखते हैं। वुडवर्थ ने क्या कहा? आगे वुडवर्थ ने कहा कि मनोविज्ञान आत्मा को त्याग कर, ध्यान दीजिएगा, मनोविज्ञान आत्मा को त्याग दिया, मन का त्याग और चेतना का त्याग को त्याग कर वर्तमान में किसको अपनाए हुए हैं? व्यवहार को अपनाए हुए है। ऐसा विचार किसका था? ये कथन एग्जाम में हूबहू जैसे लिखा हुआ ना ऐसे आ जाता है कि मनोविज्ञान आत्मा को त्याग कर, मन मस्तिष्क का त्याग कर, चेतना को त्याग कर वर्तमान में व्यवहार को अपनाए हुए है। ये विचार किसके हैं? तो ये विचार किसके हैं? वुडवर्थ के हैं। हाँ बिल्कुल 2 बार है। वुडवर्थ के कोई एक ही राय थोड़ी ना है, जीवन भर यही किए हैं, तो एक के राय कैसे हो सकती है? ये जो स्टेटमेंट है कि मनोविज्ञान ने क्या कर रखा है भाई? आत्मा को त्याग दिया है। मनोविज्ञान ने मन मस्तिष्क का भी त्याग कर दिया है, और मनोविज्ञान ने चेतना को भी त्याग कर दिया है, और मनोविज्ञान वर्तमान में किसको अपनाए हुए हैं? व्यवहार को अपनाए हुए हैं। ये विचार किसके हैं? वुडवर्थ के। एग्जाम में सेम स्टेटमेंट आएगा और लिखा रहेगा निम्न में से ये विचार किसके हैं? तो उसका उत्तर होगा यह विचार वुडवर्थ के हैं। अगला, मन का क्या मानना था? जी, दोनों वुडवर्थ एक ही है। ये कथन भी वुडवर्थ का है, ये कथन भी वुडवर्थ का ही है। आपने मनोविज्ञान पढ़ा नहीं है क्या? साइकोलॉजी आज तक आपने नहीं पढ़ा है, तो ये बीएड बीटीसी आपने कैसे कर लिया? देखिए ये डिस्प्ले दिखाई नहीं दे रहा, ध्यान दीजिएगा। मन का क्या विचार था? कि मनोविज्ञान व्यवहार तथा अनुभव का एक निश्चित विज्ञान है। देखो इस व्यक्ति ने क्या किया? मन ने 2 चीज़ों को ऐड कर लिया। किसका? व्यवहार का और साथ साथ अनुभव का। जो व्यवहार है वो अनुभव को प्रभावित करता है। अगर कोई अनुभवी व्यक्ति है, हर परिस्थितियों को उसने झेला है, तो उसके व्यवहार में और एक सामान्य व्यक्ति के व्यवहार में बहुत अंतर होता है। हम अनुभव को छोड़ करके केवल व्यवहार को फोकस करेंगे तो सबके जैसा, एक जैसा ही सबको नाप देंगे। कहते नहीं है कि सबको जो है एक ही रस्सी से बांधने का प्रयास ना करें। कारण जो अनुभवी व्यक्ति होता है हर परिस्थितियों में उसने अपने आप को सेटल कर रखा होता है ना, वो प्रत्येक परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेता है। तो उस एक व्यक्ति का जो कि अनुभव एक्सपीरियंस रखता है, एक्सपीरियंस होल्डर है, उसका व्यवहार और किसी उसी परिस्थिति में किसी नए व्यक्ति के व्यवहार में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। जैसे कोई मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाता है, तो जो व्यक्ति डेली चलाता है ना, आप जब वो बाइक पे बैठकर कुएं में एंट्री मारेगा तो उसके व्यवहार में आपको, और एक नए व्यक्ति को आप मौत के कुएं में डालकर मोटरसाइकिल देकर बंदूक तान दीजिए चलाओ, उसके व्यवहार में आप देखेंगे बहुत अंतर रहेगा। जो व्यक्ति डेली राइडिंग करता है उस कुएं के अंदर, डेथ वेल के अंदर, उसका व्यवहार सामान्य रहेगा, नॉर्मली जैसे डेली चलाता है वैसे चलाएगा। लेकिन एक नए व्यक्ति को अगर उसमें आप एंट्री कराओगे तो उसका व्यवहार देखकर तो आपको ही हंसी आएगी, कभी रोएगा, कभी डरेगा, कभी ऊपर ले जाएगा, डर के मारे गिर भी सकता है वो। एक चीज़ यहाँ सब लोगों ने फोकस तो किया, किस पर? व्यवहार पर।
कि कैसा व्यवहार होगा, इस पर सबने फोकस किया, लेकिन एक्सपीरियंस को छोड़ दिया था। एक्सपीरियंस व्यवहार को प्रभावित करता है, जो अनुभव है वो व्यवहार को क्या करता है, प्रभावित करता है। एक अनुभवी व्यक्ति का किसी परिस्थिति में व्यवहार सामान्य होगा, जबकि एक ऐसा व्यक्ति जो पहली बार आया हो, न्यू कमर हो, उसके लिए वो व्यवहार क्या हो जाएगा, असामान्य हो जाएगा। तो सबने व्यवहार पर फोकस तो किया, लेकिन अनुभव पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। मन वो व्यक्ति है जिसने पहली बार सुझाव दिया कि मनोविज्ञान वास्तव में सिर्फ व्यवहार ही नहीं, अनुभव का भी विज्ञान है। यानी कारण था कि अनुभव, एक्सपीरियंस बिहेवियर को प्रभावित करता है, इसलिए हम अनुभव को छोड़ नहीं सकते। जो टीईटी के एग्ज़ाम 4-5 बार दे चुके हैं, उनको बुझाई देता होगा कि सर जी क्या बोल रहे हैं, और जो पहली बार टीईटी का एग्ज़ाम देने जा रहा है, उसका व्यवहार आप देखोगे तो बिल्कुल समझ रहे हो ना कि इस बार तो मैं 140 लाऊंगा। और जो 2-3 बार फेल होके बैठा है, वो जानता है यार 70-75 तो चाहे जैसे आ जाएगा, लेकिन 15 नंबर आगे जाने के लिए 6 महीना पढ़ना पड़ेगा। तो ये जो अनुभव होता है वो बिहेवियर को क्या करता है, प्रभावित करता है। इसीलिए कहा जाता है कि अपने बड़े बुजुर्गों की राय पर अमल करें। कोई बड़ा बुजुर्ग आपको सलाह दे तो उस पर आपको यकीन करना चाहिए, लेकिन आँख मूंद कर नहीं, क्योंकि हो सकता है उस बड़े बुजुर्ग के साथ जो घटना हुई थी, जो परिस्थितियाँ उसके साथ थी, वो परिस्थिति आपके साथ हो, ये सही नहीं है। आज से 100 साल पहले या 20 साल पहले का जो दुनिया है, और आज 20 साल बाद आज की जो दुनिया में बहुत भेद है। आज आप घर बैठे डिजिटली पढ़ रहे हो, आज के 20 साल पहले सपने में भी किसी ने नहीं सोचा था कि हम फेस टू फेस बात कर पाएंगे, कभी एक दूसरे का चेहरा भी देख पाएंगे। सो जो परिवर्तन है, अनुभव जो है ना, वो परिस्थितियों के अनुसार होता है। तो अनुभव जो है वो व्यवहार को बदल देता है। इसलिए ध्यान में रखिएगा कि मन के विचार जब भी आएगा कथन में, व्यवहार और अनुभव, तो वो स्टेटमेंट किसका होगा, मन का होगा। मन ने व्यवहार को अनुभव के साथ जोड़ रखा है। अगला है क्रो एंड क्रो, कोस को लिख उठा, सही कर लीजिएगा। ये क्रो एंड क्रो है, कौआ एंड कौआ खानदान, क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो के क्या विचार हैं, दिख नहीं रहा स्क्रीन पे। देखिए, जो क्रो एंड क्रो के विचार है, कि यहाँ स्क्रीन पे नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं पढ़ देता हूँ। क्रो एंड क्रो के विचार है कि मानव संबंधों तथा मानव व्यवहार। क्रो एंड क्रो के जो विचार है वो क्या है, मानव संबंध प्लस मानव व्यवहार। ये शब्द यहाँ लिखा हुआ है जो दिख नहीं रहा है। मनोविज्ञान क्या है क्रो एंड क्रो के अनुसार भाई? क्रो एंड क्रो के अनुसार जो मनोविज्ञान है वो मानव संबंधों और मानव व्यवहार का एक वैज्ञानिक अध्ययन है। इसमें कितनी बार मानव शब्द प्रयोग किया गया? 2 बार प्रयोग किया गया है ना। जितनी भी डेफिनेशन मैंने आपको बताई, क्या इसमें किसी में भी मानव शब्द 2 बार आया है? अगर एग्जाम में आपको पहचानना हो कि ये विचार किसके हैं, सबसे अच्छा तरीका है 2 बार क्रो 2 बार मानव। 2 बार क्रो है ना और 2 बार मानव है। तो क्रो एंड क्रो, एक मानव फिर मानव, यानी एक क्रो ने कहा क्या, एक क्रो ने कहा कि मनोविज्ञान मानव संबंधों का अध्ययन है, दूसरे क्रो ने क्या कहा, मानव व्यवहार का अध्ययन है। तो दोनों के विचारों को मिला दिया गया तो बन गया क्रो एंड क्रो। और ये मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली, ये क्रो अलग वैज्ञानिक है, दूसरा क्रो अलग वैज्ञानिक है, दोनों के लास्ट में क्रो आता है, इसलिए एक साथ कंपाइल करके लिख दिया गया क्रो एंड क्रो के अनुसार। सो क्रो एंड क्रो के अनुसार मानव संबंधों और मानव व्यवहारों का अध्ययन ही क्या है, मनोविज्ञान है। ऐसा विचार किसका है, क्रो एंड क्रो का। इसको एग्जाम में पकड़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि 2 बार क्रो और 2 बार मानव, एक मानव के साथ संबंध और एक मानव के साथ व्यवहार। यानी एक क्रो ने संबंध पे फोकस किया, एक क्रो ने व्यवहार पर फोकस किया, और रोटी लेकर लोमड़ी चली गई। ठीक है, यानी नंबर मिलेगा आपको। ध्यान में रखिएगा कि जितनी बार क्रो उतनी बार मानव। ये परिभाषा किसकी है, क्रो एंड क्रो की है। अगला डिफिनेशन इसमें है गैटिसन का, स्किनर का है। स्किनर का है, क्या विचार है स्किनर के? मनोविज्ञान का संबंध मानव व्यवहार के साथ कैसा है,
प्रत्यक्ष रूप से है, डायरेक्ट। हाँ, स्किनर का व्यवहारवादी तो था ही, वाटसन भी व्यवहारवादी है। चलिए, तो करो एंड करो तो समझ में आ गया ना, 2 बार मानव 2 बार करो, 1 बार मानव के लिए संबंध, 1 बार मानव के लिए व्यवहार। देखिए अगला विचार किसका है, स्किनर का। स्किनर का क्या विचार है भाई, मनोविज्ञान क्या है, व्यवहार व अनुभव। ये कथन एक साथ लिखा हुआ है क्या? जी जी, ये गलत लिख दिया है, राइटिंग मिस्टेक है, सही कर लीजिए। मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है, ये विचार किसके हैं, मन के हैं। गैटिसन का क्या मानना था कि मनोविज्ञान का संबंध मानव व्यवहार के साथ साथ क्या है, तो दिख ही नहीं रहा यार स्क्रीन पे सब। तो इसका वाटर मार्क हटाना पड़ेगा।